Triple S, and once again I welcome you all in the MCQ series of economics for FAA exam. So this is the set 3. अभी तक हम 2 सेट जो है economics के डिस्कस कर चुके हैं. Now this is the set 3 and okay, we'll start with the question number 1. Now question number 1 says the law of diminishing returns is associated with the theory of rent because. ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो थ्योरी ऑफ रेंट के साथ एसोसिएटेड है. क्यों एसोसिएटेड है ये हमने एक्सप्लेन करना है. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या कहता है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. यस, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. देखो आप सबको पता है कि जो थ्योरी ऑफ रेंट है ये किसने प्रोपाउंड की थी, ये प्रोपाउंड की थी डेविड रिकार्डो ने. ठीक है, डेविड रिकार्डो जो है थ्योरी ऑफ रेंट बताता है. उसके बाद अब ये जो थ्योरी ऑफ रेंट है एक एजम्पशन है. थ्योरी ऑफ रेंट की बड़ी सारी एजम्पशंस हैं जिसमें से एक एग्जाम्पशन ये है कि जो थ्योरी ऑफ रेंट जो है दिस इज बेस्ड अपॉन विच लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ओके, अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ये इनिशियली इंक्रीज करती है, उसके बाद एक पॉइंट पे आके स्टेगनेंट हो जाती है, उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाती है. और यही कहा आपकी थ्योरी ऑफ रेंट में कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर रही है. अब किसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है. आपने याद रखना है कि थ्योरी ऑफ रेंट जो है, जो डेविड रिकार्डो है, ही टॉक्स अबाउट लैंड ओनली. वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड. ठीक है, सो ही टॉक्स अबाउट द डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इन द थ्योरी ऑफ रेंट. ओके, सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज इकोनॉमिक रेंट इज. ठीक है, इकोनॉमिक रेंट क्या है. ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इकोनॉमिक रेंट क्या है. इकोनॉमिक रेंट है द एक्सेस पेमेंट मेड टू सिक्योर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एंड व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हियर, लैंड ऑफ कोर्स. ठीक है, आप सबको पता है यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है. इकोनॉमिक रेंट ये क्वेश्चन भी मैंने थ्योरी ऑफ रेंट से लिया हुआ है, जो थ्योरी ऑफ रेंट प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो अगेन. ठीक है, और देखिए इकोनॉमिक रेंट को ही हम प्योर रेंट कहते हैं. जो डेविड रिकार्डो है ही टॉक्स अबाउट ओनली वन काइंड ऑफ रेंट विच इज प्योर रेंट. Now as we know that there are two types of rent which is pure rent and contractual rent, but David Ricardo जो है वो बात करता है सिर्फ प्योर रेंट की. प्योर रेंट को ही हम इकोनॉमिक रेंट भी कहते हैं. व्हाट इज दिस इकोनॉमिक रेंट, दिस इज एक्चुअली द रेंट पेड, ठीक है, फॉर एक्सेस पेमेंट टू सिक्योर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो रेंट पे टू गवर्नमेंट फॉर लैंड यूज, ऐसा तो है नहीं. डेविड रिकार्डो ने कहीं पे भी गवर्नमेंट जैसी कोई बात नहीं की. ठीक है, उसने लैंड लॉर्ड्स की बात की थी. ठीक है, लैंड ओनर्स की बात की थी. तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्विकली कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कॉज करता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए सेज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड वांट्स. यस, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. देखिए इकोनॉमिक्स में हम ये जब हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ये है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, नो डाउट. ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज हैं जो इन वांट्स को फुलफिल करते हैं वो रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑल्टरनेट यूजेस है. उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो कहता है वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. यस, जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑलवेज स्केर्स इन नेचर. स्केर्स का मतलब है लिमिटेड. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बिकम्स ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, now coming upon to question number 4, which of the following statements about duopoly is correct. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डुओपोली के लिए वो सही है. देखिए डुओपोली कैसे कहते हैं, डुओपोली, डुओ स्टैंड्स फॉर टू, डुओ स्टैंड्स फॉर टू. देखिए डुओपोली का मतलब होता है एक ऐसे मार्केट सिचुएशन जहां पे हमारे पास 2 सेलर्स हैं. कितने सेलर्स हैं, 2 सेलर्स हैं. ठीक है, अब ये जो डुओपोली है ना बेटा ये ओलिगोपोली में आएगी. यस, ये ओलिगोपोली में आएगी. ठीक है, मोनोपोली में तो नहीं आएगी. मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है. ठीक है, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में देर आर मोर देन 1 सेलर्स, बहुत सारे सेलर हैं, मोर देन 2 सेलर्स, इनफैक्ट बहुत सारे सेलर्स होते हैं परफेक्ट में. ठीक है, तो ये सिचुएशन देखो डुओपोली इज अ स्पेशल सिचुएशन इन ओलिगोपोली मार्केट. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. डुओपोली एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 बायर्स होते हैं. ठीक है, 2 बायर्स होते हैं. अब आप बोलोगे कि 2 बायर्स की एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपको डुओपोली की मिल जाएंगी हमारे मार्केट में. देखिए अगर मैं फूड डिलीवरी सिस्टम की बात करूँ, जोमेटो और स्विगी, तीसरे किसी हमें नाम आता है किसी फूड डिलीवरी ब्रांड का नहीं आता. तो जोमेटो स्विगी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डुओपोली. अगर मैं कैब्स की बात करूँ, जो हम कैब्स हायर करते हैं, ओला एंड उबर,
तीसरे, हाँ येस देयर आर अदर मार्केट और भी ब्रांड्स हैं हमारे पास, लेकिन जो मेजर ब्रांड्स हैं वो यही हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को इनगल्फ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो डुओपोली के जहाँ पे भी आपको दो मेजर ब्रांड्स दिखेंगे, ठीक है, दो मेजर सेलर दिखेंगे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुओपोली। और डुओपोली इज अ सिचुएशन अंडर ओलिगोपोली। ओलिगो का ऐसे क्या मतलब होता है, ओलिगो मीन्स फ्यू, तो जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ओलिगोपोली। ये तो हमें पता ही है, ओलिगोपोली के अंदर डुओपोली आता है जहाँ पे दो सेलर्स होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको एक मोनोप्सनी दिखेगा। मोनोप्सनी किसे कहते हैं? मोनोप्सनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, बायर तो बहुत सारे होंगे लेकिन सेलर सिंगल, सॉरी यहाँ पे बायर जो है वो सिंगल होता है, ठीक है। मोनोप्सनी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे देयर इज अ ओनली वन बायर, सेलर बहुत सारे हैं लेकिन बायर, अभी तक हमने एक भी सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं पड़ी है जहाँ पे बायर एक ही हो। तो मोनोप्सनी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक ही बायर है। अब आप बोलोगे वो कौन सी सिचुएशन है, तो देखिए कई ऐसे, मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, तो उसमें मैं आप हम लोग जाके तो डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, कौन खरीदेगा? डिफेंस खरीदेगी, मतलब गवर्नमेंट खरीदेगी, तो गवर्नमेंट हुई ना वन बायर, जबकि सेलर बहुत सारे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट के सेलर होंगे 2 4 5 मार्केट में, लेकिन बायर एक ही है विच इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे रेलवेज की, मान लीजिए रेलवे कोचेज़ है बन रही हैं, तो रेलवे कोचेज़ मैं आप हम तो खरीदेंगे नहीं, ये भी अगेन कौन खरीदेगा? रेलवे खरीदेगी, गवर्नमेंट खरीदेगी, तो उस केस में भी मेरे पास वो सिंगल बायर हो गया। आई बात समझ? तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? सिंगल सेलर हो जहाँ पे सिंगल बायर हो, सॉरी जहाँ पे सिंगल बायर हो तो उसको मोनोप्सनी कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि डुओपोली जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो ओलिगोपोली के अंदर हम स्टडी करते हैं, ओके। Now, coming up on to question number 5. Question number 5 says which of the statement about demand curve of a firm under monopoly is true? ठीक है, जो डिमांड कर्व होती है मोनोपली में वो कैसी बनती है, ठीक है। मोनोपली में डिमांड कर्व हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। मोनोपली आप सबको पता है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे देयर इज अ सिंगल सेलर। मोनोपली में देयर इज अ सिंगल सेलर, एक ही सेलर है जो सेल कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसकी डिमांड कर्व कैसे बनेगी? देखिए इसकी डिमांड कर्व जो है देयर विल बी, इसका बी आंसर है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यस, जो नॉर्मल डिमांड कर्व होती है, जो इनवर्स रिलेशनशिप बनती है, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। यस, यही होता है मोनोपली में भी, मतलब जो नॉर्मल डिमांड कर्व होती है मोनोपली में भी वही डिमांड कर्व रहती है। अब आप बोलोगे वो कैसे? यस, देखिए मोनोपली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेलर जो है वो जितना मर्जी चाहे प्राइस रखे तो उसकी डिमांड होगी। यस, हम इस चीज़ को अग्री करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मोनोपली में अपनी मर्जी से आप प्राइस रखोगे। अगर अपनी मर्जी से आप प्राइस रखोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो डिमांड है वो कम हो जाएगी मोनोपली के केस में, ठीक है। तो मोनोपली में भी इन्वर्स रिलेशनशिप ही रहता है, मतलब नॉर्मली अगर इसमें इन्वर्स रिलेशन ही रहेगा, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये ऐसा ही केस रहता है, नॉर्मल डिमांड कर्व का केस रहता है मोनोपली में, ओके। Coming up on to question number 6. Question number 6 says which of the following statements about monopolistic competition is true? Monopolistic में अब देखिए क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वहाँ जहाँ पे परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। मोनोपली में होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। दे आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। डिफरेंशिएटेड होते हैं लेकिन सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर होते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डी बनेगा, ठीक है। देखिए द प्रोडक्ट सोल्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफरेंशिएटेड होते हैं, बट येस सपोर्टेड विद एडवर्टीजमेंट्स। प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड हैं, प्रोडक्ट्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने आपको बोला था, आप कोक ले लीजिए, कोक का कोई सब्सटीट्यूट, थम्स अप कोई और ब्रांड ले लीजिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं और सब्सटीट्यूट्स भी हैं लेकिन एक दूसरे के, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे करनी पड़ती है। मोनोपोलिस्टिक इज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट्स की करनी पड़ती है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। Coming up on to question number 7 now. Which branch of economics deals with the depletion of natural resources, stock and pollution which are result of rapid economic development? तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगी, लेकिन जिसमें नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनकी डिप्लीशन ना हो, पोल्यूशन का भी ध्यान रखा जाए? तो ऑफ कोर्स ये किसकी बात की जाएगी? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर्स और काइंड्स सेंट बाय माइग्रेंट्स टू देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन आर कॉल्ड, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं इंडियन हूँ लेकिन मैं फॉरेन में कहीं जाके जॉब कर रही हूँ, मान लीजिए यूएस में जॉब कर रही हूँ, यूरोप में कहीं पे भी किसी और कंट्री में जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ से
जो है मॉनिटरी ट्रांसफ़र करूँगी इंडिया में, ठीक है, काइंड की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में जो भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ड्राफ्ट बोलेंगे, रेमिटेंसेस बोलेंगे, बिल्स बोलेंगे या पेमेंट बोलेंगे? तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? रेमिटेंसेस बोलेंगे. सो बी इज़ द राइट आंसर, रेमिटेंसेस. ओके. Coming upon to question number 9, which of the following activities can be classified as part of secondary sector of economy? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी सेक्टर की बात करती है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता है जो भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिशरी है, माइनिंग है ना, प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर वगैरह, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट सेकेंडरी में आता है. टर्शरी में क्या आता है? सर्विस सेक्टर हमारी टर्शरी में आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की. तो सेकेंडरी सेक्टर किस में आएगा? यहाँ पे देख लीजिए, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस है, टी प्लांटेशन प्राइमरी है, बैंकिंग भी सर्विस सेक्टर में आता है, टर्शरी सेक्टर है. तो बचा हमारे पास फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट आता है. ओके, ये मैं ऑलरेडी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के बता भी चुकी हूँ, ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के बारे में. ठीक है, okay. Now question number 10 says dash dash is defined as the study of behavior of individual decision making units such as consumers, resource owners and firms. ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो हमें इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स की बात कर रहा है? ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑफ कोर्स, जब भी हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे आते हैं, जब भी हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है. दिस वी नो. ठीक है, so A is the right answer for question number 10. Coming up on to question number 11. Question number 11 says the market value of all final good. ये ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, GDP GNP में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है. देखिए, the market value of all final goods and services produced in domestic economy during a period of 1 year plus income earned locally by the foreigners minus income earned abroad by the nationals. This definition is suitable for which of the among? ठीक है, इसमें से जो फॉलोइंग है, ये डेफिनेशन जो है किसकी है? जीएनपी की है या जीडीपी की है? ठीक है, या एनएनपी की है विच इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रॉस नेशनल इनकम की है? तो इनमें से कौन सा जो है इसमें आपको सुटेबल इसकी डेफिनेशन लग रही है? ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीडीपी. ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखो, जहाँ पे भी आपको ये जीडीपी, आपने कैसे याद रखना है कि जीडीपी किसे कहते हैं? जहाँ पे भी आपको डोमेस्टिक वर्ड दिखेगा ना, डोमेस्टिक दिखेगा, लोकल दिखेगा, दैट स्टैंड्स फॉर जीडीपी. ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसी, मतलब ऐसे फाइनल वैल्यू ऑफ दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में बन रहे हैं, नॉर्मली ड्यूरिंग ऑफ कोर्स 1 पीरियड. ठीक है, मतलब 1 साल के एनुअली बन रहे हैं. ठीक है, 1 ईयर प्लस इनकम अर्नड लोकली बाय द फॉरनर्स. अब देखिए, चाहे फॉरनर अर्न कर रहे हैं लेकिन लोकली कर रहे हैं, तो लोकल वर्ड आ गया, अगेन डोमेस्टिक कर रहे हैं, माइनस इनकम अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स. ठीक है, माइनस, अब जो इनकम, चाहे बेशक वो नेशनल्स हैं लेकिन इनकम अर्न कर रहे हैं अब्रॉड, तो उसको हम माइनस करें. अब्रॉड कर रहे हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रहा है, टेरिटरी के बाहर हो रहा है, तो उसको माइनस कर रहे हैं. तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी आएगी? जीडीपी की. इसी के जीडीपी के ही बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी. ठीक है, जीएनपी की डेफिनेशन क्या आएगी? जीएनपी की डेफिनेशन होती है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रही है एक स्पेसिफिक पीरियड में, नॉर्मली 1 ईयर. ठीक है, इसमें प्लस इनकम अर्न अब्रॉड, इसमें हम प्लस करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, प्लस इनकम अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स माइनस इनकम अर्नड लोकली बाय द फॉरनर्स. ठीक है, तो ये होता है हमारा जीएनपी. ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. उसके बाद आ जाता है एनएनपी. एनएनपी जो है हमारा, ये एनएनपी जो है ये नॉर्मली ये जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है. एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, ओके. और ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, विच इज जीडीपी. ठीक है, एक बार फिर इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? अच्छा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारी कंट्री में जो बना था इंडिया में, वो किस मॉडल पे बेस्ड था? देखिए, हम सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में बनी थी, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, 1950 में पहली प्लानिंग कमीशन जो है वो बैठी, प्लानिंग कमीशन बनी, फिर 1951 में जी आ गए जो हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं. ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुए थे. पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 1956 के बीच में बना था. ठीक है, और जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, इसकी जो बेस था, मतलब मेजर हमारा जो एम्फेसिस था गवर्नमेंट का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट का, वो ये था
कि हम एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करें। देखो अभी भी टिल प्रेजेंट हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है, अभी भी हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर पे अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, नो डाउट वी हैव लाइक हमने काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में विद मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ, या हम सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है तभी हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग नेशन कहलाती है। इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग नेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ आर इकोनॉमी स्टिल एग्रेरियन, ठीक है। तो अब चलिए वो बात तो अलग रहेगी, लेकिन अब इस क्वेश्चन के मैं बात करूँ कि 5 ईयर प्लान जो है ये किस मॉडल पे बेस्ड था, ये तो ये बेस्ड था हेरोड-डॉमर मॉडल पे, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर विच इज हेरोड-डॉमर मॉडल, ठीक है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी जो हेरोड-डॉमर मॉडल जो है ये किस पे बेस्ड है, ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है। हेरोड-डॉमर मॉडल जो है ये इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन तो हमें पता है कि 1951 में बनी थी, 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था हमारा, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी थी, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग लाया गया, ठीक है। क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया था, कौन से ईयर में रिप्लेस किया था, तो 2015 में किया था, ठीक है। 2015 में अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट, तो CEO ऑफ नीति आयोग इज श्री BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो श्री BVR सुब्रमण्यम इज द प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। डू लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑल्दो इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, अभी बता सकती हूँ मैं आपको, बट डू लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स। देखिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो हैं, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के कंपैरिजन में अगर कुछ रिलैक्सेशन दे देती है तो उसको, उस टर्म को हम क्या कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, लिबरलाइजेशन कहेंगे, या डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। ऑब्वियसली लिबरल कर देना है ना, फ्री कर देना, तो रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट यानी फ्री कर रही है, तो लिबरलाइजेशन, सी इज द राइट आंसर। Okay, coming up on to the last question of today's session, when production level is zero then fixed cost is, ठीक है। अगर प्रोडक्शन लेवल कहीं पे जीरो हो तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री और इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो चाहे आपकी प्रोडक्शन, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, हमारी प्रोडक्शन चाहे जीरो ही क्यों ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इनकर होती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इनकर होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, ठीक है। तो अगर मेरी शॉप है, मान लीजिए मुझे रेंट देना ही देना है, चाहे मैं दुकान अपनी बंद क्यों ना रखूँ पर मुझे रेंट अपनी देना ही देना है, तो रेंट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होती ही होती है चाहे लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो क्यों ना हो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व है ये कैसे बनती है, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरीके से। ये जी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व है, ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चाहे मेरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन जीरो है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जितनी भी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी हमेशा, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 ही रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी विच आई प्रोड्यूस्ड, राइट। सो इसका राइट आंसर जीरो तो होगा नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 15 में से कितने MCQs आपने करेक्ट किए हैं। Okay, so this is all for today's session. I'll see you very soon with the next session. Till then, keep revising. Take care. Bye-bye.